गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता के बारे में हम पढ़ेंगे। भगिनी निवेदिता थी, ये विदेशी थी। इनका सही नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ। जो स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए थे तो उनके आह्वान पे, उनके बुलाने पे भगिनी निवेदिता भारत आई थी। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। यानी कि हमारे भारत का जो इतिहास है वो कुछ जो महिलाएं हमारे देश के लिए, जिन महिलाओं ने कुछ किया है, जिन महिलाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, उन महिलाओं से अपना भारत का इतिहास भरा हुआ है। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। लेकिन भारत की महिलाओं ने भारत के लिए, एक विदेशी महिला ने भी बहुत सारे कार्य किए। उसने ऐसा कार्य किया जो बहुत ही अलग है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। और भगिनी निवेदिता थी, ये स्वामी विवेकानंद थे, उनके विचारों से, उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर और उनके आग्रह करने पर, यानी उनके पुकार करने पर भगिनी निवेदिता भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विदेश से भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। और भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। और भगिनी निवेदिता थी, इनका जन्म तो आयरलैंड में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी मातृभूमि के रूप में, किसके, भारत की जो भूमि है इसको अपनी मातृभूमि के रूप में देखा। और भारत की बेटी बनकर भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांतिकारी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। और मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था और माँ का नाम मेरी इसाबेला था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। जब ये छोटी थी तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था, यानी मर गए थे। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया। और इनका लालन पालन, इनका पालन पोषण इनके जो नाना थे हैमिल्टन, उन्होंने किया। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। और इनके जो नाना थे वो आयरलैंड के जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था आयरलैंड में, उनके जो प्रमुख सूत्रधार थे, जो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, उनमें से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई थी। और इनकी शिक्षा जो है वो लंदन का जो आवासीय विद्यालय, वहाँ हॉस्टल में रहकर इन्होंने पढ़ाई की थी। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। और मार्गरेट को जो शिक्षण का कार्य था, इनको पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी थी। और जब ये 17 साल की थी तभी ये एक विद्यालय में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। और खुद के द्वारा बनाई हुई जो पद्धति थी, जो खुद के द्वारा बनाया गया तरीका था, उस तरीके से ये शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी। और इनकी रुचि थी वो धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो धर्म में रुचि होने के कारण चर्च में जो भी कोई धार्मिक गतिविधि होती थी, कोई भी धार्मिक कार्य होते थे, तो उनमें वो भाग लिया करती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। और अधिकांश जो समय था वो अपने अध्ययन में, अपनी पढ़ाई में और अपना मनन करना, अपनी सोच में और खोज करने में ही लगाती थी। यानी कुछ ढूंढने में ही, सत्य क्या है, सत्य को ढूंढने में ही ये अपना पूरा समय लगाती। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो उनके जीवन में एक नया मोड़ ले आई थी, या फिर लाने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। एक सन्यासी थे जो लंदन में गए थे। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। यानी कि स्वामी विवेकानंद थे, ये शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे।
और जब वो वहाँ से लौट रहे थे तब इनके कुछ मित्र थे जो इंग्लैंड में थे, उनके आग्रह करने पे, ये उनके बार बार कहने पे ये इंग्लैंड चले गए थे। मार्गरेट की स्वामी जिसे प्रथम भेंट यही हुई थी, और मार्गरेट एलिजाबेथ जो थी, इनकी पहली मुलाकात यही हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, और मार्गरेट ने स्वामी विवेकानंद के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया, और उनसे वाद विवाद किया, उनसे बातें की, और कई सवाल भी पूछे, प्रश्न भी किए, और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। और जब वो पूर्ण तरीके से वो संतुष्ट हो गई थी, शांत हो गई थी, उसे उसके हर सवाल का जवाब मिल गया था, तब एलिजाबेथ ने स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श चुना। और स्वामी जी के आग्रह पर उन्होंने भारत आना तय किया, और जब स्वामी जी ने आग्रह किया, उनसे अनुरोध किया, तो वो भारत आना उन्होंने स्वीकार कर लिया, और वो भारत आ गई। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, और भारत आके वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। वे गंगा के किनारे बेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी, और वो गंगा नदी के किनारे वेलूर मठ नाम का कोई स्थान था, वहाँ पे कुटिया बनी हुई थी। उन कुटिया में 2 अमेरिका की महिलाएं पहले से ही रह रही थी, और मार्गरेट भी उन्हीं महिलाओं के साथ वहाँ रहने लग गई। और जो वो पहले जो महिलाएं थी वो भी स्वामी विवेकानंद की शिष्याएं थी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित किए, और स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया, और उनसे आग्रह किया कि वो अपना जो जीवन है वो भगवान में भारत अपने यहाँ भगवान को मानने में और भारत के चरणों में अपना पूरा जीवन वो समर्पित कर दे। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। और उन्होंने क्या किया कि स्वामी विवेकानंद के जो उपदेश थे उनको वो जन जन तक, जगह जगह जनता तक पहुंचाने, प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाने लग गई। और उपदेश पहुंचाने के साथ साथ भगिनी निवेदिता ने कलकत्ता में एक विद्यालय भी, लड़कियों का एक स्कूल भी खोला, विद्यालय खोला। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। और वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने के साथ इन्होंने मिट्टी का काम भी सिखाया, मिट्टी से जो कुछ बनाया जाता है वो सिखाया, और उन्हें चित्र बनाने, चित्रकारी का भी काम सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा सेवा, सफाई आदि कार्य पर पीड़ितों की मदद की। और जब कलकत्ता में महामारी फैल चुकी थी तो महामारी फैलने के कारण उन्होंने वहाँ पे टोली बनाकर अन्य लोगों को अपने साथ लेकर वो अपनी खुद की चिंता किए बिना रोगियों की और चिकित्सकों की सेवा की। वहाँ पे उनके साफ सफाई का ध्यान भी रखा और पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रहण भी किया। और अंग्रेजी समाचारों के अंदर उन्होंने अपील की और धन अपनी सहायता करने के लिए लोगों से मदद मांगी और धन का संग्रहण किया, यानी धन इकट्ठा किया। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी, और जो भगिनी निवेदिता थी ये लिखने में, बोलने में बहुत ही पूर्ण तरीके से इसको लिखना बोलना आता था, ये बहुत ही अच्छी थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल हुई, और इसी क्षमता पे उसने, भगिनी निवेदिता ने अपनी बात है वो बड़े बड़े समूह जो थे उन तक पहुंचाने के में यह हमेशा सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। और जब भगिनी निवेदिता ने यह देखा कि भारतीयों के साथ बहुत ही दुष्टतापूर्ण व्यवहार हो रहा है, इनके साथ बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, तो वो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने के लिए वो आगे आने लगी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया, और जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उसका भी इन्होंने विरोध किया। उन्होंने
जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी, यानी अखबार लिखने का, उनके संपादन का कार्य भी ये करने लगी थी जब क्रांतिकारी जेल में चले गए थे। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी और वो भारतीय स्त्रियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवाभाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती। वो भारतीय महिलाएं थी, उनमें उसे भगिनी निवेदिता, उनके अंदर जो शर्म, उनका जो विनम्रता, सरल स्वभाव, उनका भारतीय स्त्रियों का स्वाभिमान, उनकी सेवा करने का तरीका, उनके ईमानदार होने का तरीका, उनमें एक ममत्व की भावना को देखकर वो उसे एक देवी इन स्त्रियों के अंदर दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी। और ये जो हमारे भारत में जो महान महिलाएं हुई हैं, इनके किस्से भी भगिनी निवेदिता उनको सुनाया करती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी और वो भगिनी निवेदिता थी, ये जाति बाती में किसी में भी वो भाषा में भेद नहीं किया करती थी, सबको एक समान समझा करती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी, और जब वो भारत आ गई, भारत में कार्य करने लगी, तो उसने कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वो विदेश से आई है। वो सबको यही लगा करता था कि ये भारतीय है, भारत के लिए ही जन्मी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। और भगिनी निवेदिता ने जो भारत के लिए, जो विदेशी होकर भी उसने भारत के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु के निजी अद्भुत वेद की पावन ऋचाओं का स्वेद स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। और जब वो भी क्या है, 44 वर्ष की अल्पायु के अंदर ही स्वामी विवेकानंद की तरह वेद की पावन ऋचाओं का स्वेद स्मरण करते हुए संसार से विदा हो गई। और वो ऋचाएं हैं, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योति गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय, अस्तो माँ सदगम। असत्य से सत्य की ओर, तमसो माँ ज्योति, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमृता की ओर जाए। इन वेद की पावन ऋचाओं का स्मरण करते हुए वो संसार से विदा हो गई। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ोगे। धन्यवाद।